नमस्कार दोस्तों, 4 दिसंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है यहाँ पे आपको सामने ही नजर आ रहा है। सेक्स वर्कर्स की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। नेवी डे बनाया जा रहा है। ये जो श्रेष्ठा स्कीम है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, केंद्र की सरकार लॉन्च करने वाली है। एक और नया साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में खतरे की घंटी बन के खड़ा हुआ है। कोविड-19 ऑर्फन्स की जो स्कीम चलाई थी, पीएम केयर्स फॉर कोविड-19 ऑर्फन्स, उसके लिए 5,000 एप्लीकेशंस लगभग आई हैं। भारत सरकार एयर इंडिया का 62,000 करोड़ का लोन लेगा। ये लोन कहां से पैदा हुआ इसको देखेंगे। पेप्सी को जो हीरो बन के पटैटो की वैरायटी के टोटल कॉपीराइट को अपनी जेब में रखना चाहता था, इसको धक्का लगा है। ये राइट्स इससे छीन लिए गए हैं। और पिछले 3 सालों में दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो खेती है वो 29% लगभग बढ़ी है, लगभग प्रिसाइजली 28% बढ़ी है। तो ये आज की न्यूज है। पहली न्यूज, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। तो भैया, नेवी डे इंडिया में मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी इंडियन नेवी ने जो भी देश के लिए किया है, इसको प्रोटेक्ट किया है, इसको याद करने के लिए। और इसको मनाया जाना कब शुरू किया गया? इंडो पाकिस्तान वॉर जब शुरू हुआ था 1971 में, उस साल लॉन्च हुआ ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने क्यों लॉन्च किया? आपने ये भुज मूवी देखी होगी और बांग्लादेश का सारा बवाल चल रहा था उस समय पे। तो जब पाकिस्तान को ये लगा कि भाई ये बांग्लादेश इंडिया की मदद से आजाद हो सकता है, तो पाकिस्तान वाले डेढ़ शाणे थे, इन्होंने क्या किया कि ये इंडिया इधर बांग्लादेश, तो उन्होंने इंडिया का जो वेस्टर्न एज पे जितने भी एयर बेसिस थे उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। लाइन से सारे एयर बेसिस पे पाकिस्तान का अटैक हुआ। तो इंडिया वालों ने बोला तुम शाणे तो हम तुमसे बड़े शाणे। इंडिया वालों ने क्या किया? ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। और इस ऑपरेशन ट्राइडेंट के चलते हमारी कुछ बोट्स को डिप्लॉय किया गया। 3 मिसाइल बोट्स डिप्लॉय की गई। एक थी निर्घाट, एक थी वीर और एक थी निपित। और ये जो हमारी 3 मिसाइल बोट्स थी, ये पाकिस्तान के कराची सिटी के पास पहुंची और 4 पाकिस्तानी वेसल्स, पीएनएस खैबार और भी बहुत सारी वेसल्स थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत से पाकिस्तानी नेवी पर्सनल जो कि इन बोटों में थे वो यहाँ पे खत्म हो गए। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को 1971 के वॉर में हराने में केवल एयरफोर्स और आर्मी का रोल नहीं था, हमारी नेवी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और इसको याद करने के लिए हम लोग नेवी डे मनाते हैं। इंडियन नेवी स्टैब्लिश की गई थी 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नाम रखा गया था रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन आर्मी। लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी हो गया। ठीक है। 2021 को हमारी भारत सरकार और नेवी प्लान कर रही है कि स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जाएगा, 50th एनिवर्सरी 1971 की वॉर को याद करने के लिए। और अगर आप बात की जाए तो जो मराठा एम्परर थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 डिफेंस में आपको पर्टिकुलर न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, स्कीम फॉर कोविड ऑर्फन्स ड्रॉन ओवर 5,000 एप्लीकेंट्स। आपको पता होना चाहिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in, इस पोर्टल पे एक स्कीम लॉन्च की गई थी कोविड-19 ऑर्फन बच्चे के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई केंद्र की सरकार को। केंद्र की सरकार ने भी यहाँ पे स्कीम लॉन्च की। इसको बोला जाता है पीएम केयर्स फंड फॉर कोविड-19 ऑर्फन्स। पीएम केयर्स फंड को काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इसमें से बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की गई, पीएम केयर्स फंड फॉर कोविड-19 ऑर्फन्स। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पीएम केयर्स में जो भी पैसा आया है उस पैसे को निकाल के कोविड-19 ऑर्फन्स के लिए कुछ किया जाएगा। ठीक है भाई। इसके लिए 5,000 एप्लीकेशन आई हैं कि मतलब 5,000 बच्चों की एप्लीकेशन आई कि भाई हमको पीएम केयर्स फंड के अंदर पैसा दो। इस 5,491 एप्लीकेशंस में से एज ऑफ 2 दिसंबर 2021 5,491 एप्लीकेशंस में से 3,049 एप्लीकेशंस ऑलरेडी अप्रूव की जा चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। 483 एप्लीकेशंस पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, और बाकी में शायद हो सकता है डिसीजन ले लिया गया हो, कुछ रिजेक्ट भी यहाँ पे की गई होंगी। तो ये जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है, इसके अंदर होगा क्या? तो बच्चों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ को बेसिकली सपोर्ट किया जाएगा। एक 10 लाख रुपए का कॉर्पस निकाल के बनाया जाएगा, किसके लिए? एक बच्चे के लिए जो कि अभी 18 साल तक नहीं पहुंचा है। ठीक है ना। ऑर्फन बच्चों की कैटेगरी में जिनके दोनों माँ बाप खत्म हो गए कोविड की वजह से, या किसी कोई एक माँ बाप खत्म हो गया, दूसरा सपोर्ट करने लायक नहीं है, तो ऐसे केसेस में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का एक 10 लाख का कॉर्पस बनाया जाएगा उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है। जब वो 18 साल के हो जाएंगे, उनको महीने का एक छोटा स्टाइपेंड दिया जाएगा 5 सालों के लिए, और 18 से 5 साल तक उनको छोटा स्टाइपेंड मिलेगा
23 साल की उम्र पे उनको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा उनके प्रोफेशनल और पर्सनल यूज के लिए। तो मतलब एक मदद सी हो जाएगी इन बच्चों की। चूंकि ये ऑर्फन है, छोटे में इनके ध्यान रखने के लिए इनके माँ बाप नहीं है, तो 18 साल के जब ये हो जाएंगे तो 5 साल तक ऑब्वियसली बात इनको छोटा सा स्टाइपेंड मिलेगा, पॉकेट मनी टाइप की, और 23 साल की उम्र पे इनको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। तो क्या 18 साल से पहले इनके लिए कुछ नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। 18 साल से पहले इनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालयों में, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के कुछ प्राइवेट लेवल स्कूल्स तक में भी, हायर सेकेंडरी लेवल के कुछ प्राइवेट स्कूल्स तक में भी इनका एडमिशन होगा। केंद्रीय विद्यालय में इनको प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन में। फिर उसके बाद भाई इन बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इनको ट्यूशन फीस जितनी, स्कॉलरशिप या फिर इनको एजुकेशनल लोन दिलाया जाएगा जिसका इंटरेस्ट पीएम केयर्स फंड से पे किया जाएगा। अब समझिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। एक बच्चा जो कि हायर एजुकेशन कर रहा है, ठीक है, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, 5-6 लाख की फीस है, वो नहीं दे सकता, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पीएम केयर से चला जाएगा। और जब बच्चा खुद काबिल हो जाएगा, किसी नौकरी पे लग जाएगा, तो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो खुद पे कर देगा अपनी कमाई से। तो एक अच्छी स्कीम है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा यहाँ पे बच्चे को। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा यहाँ पे बच्चे को, ठीक है। और इसका प्रीमियम अमाउंट 18 साल तक का, जब तक बच्चा नहीं हो जाता, पीएम केयर्स फंड से पे किया जाएगा। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज, भाई गवर्नमेंट ने इस समय पे पार्लियामेंट में एक बिल टेबल करके 62,000 करोड़ रुपया एयर इंडिया का डेप्ट सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। बेसिकली बिल क्या, सप्लीमेंट्री ग्रांट की यहाँ पे डिमांड हुई है। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। सप्लीमेंट्री डिमांड पता है ना क्या होता है? देखिए बजट अप्रूव हो गया, बजट के समय पे कुछ ऐसी डिमांड्स रह जाती हैं जो अप्रूव नहीं हुई होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, बजट अप्रूवल के बाद यहाँ पे ये एयर इंडिया वाली डील हुई है टाटा के साथ, और टाटा ने बोला है कि भाई देखो हम अनलिमिटेड आपका उधार अपने ऊपर नहीं ले सकते। एयर इंडिया के बतेरे उधार थे। टाटा ने यह बोला है कि भाई वी विल टेक ओवर डेप्ट ऑफ 15,300 करोड़। इसके अलावा जो 46,262 करोड़ का डेप्ट था एज ऑफ 31 अगस्त 2021, यह ट्रांसफर कर दिया गया एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को। अब एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड इस डेप्ट को इधर उधर क्लियर करती घूम रही है। इसमें से कुछ तो इस बेसिस पे हो जाएगा कि एयर इंडिया की लैंड और बिल्डिंग्स कुछ 14,718 करोड़ की, इनको बेच के थोड़ा बहुत पैसा वसूला जाएगा। 2018 में भी 8,351 रुपए खत्म किए थे इस एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड में, बेसिकली फॉर हेल्पिंग एयर इंडिया। तो कुल मिला के टाटा की जो कंपनी है तलेस, इसने केवल 15,300 करोड़ का डेप्ट लिया है। बाकी यहां जितना भी डेप्ट है वो सब किसके मत्थे आ गया है? गवर्नमेंट के ऊपर आ गया। गवर्नमेंट मतलब टैक्स केयर्स के ऊपर, मेरे आपके जैसे लोग जो टैक्स देते हैं। हालांकि हम तो क्या ही टैक्स देते होंगे, चिल्लर टैक्स देते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो लोग टैक्स देते हैं। हाँ, इंडिविजुअल सैलरी प्लेयर्स तो देखो टैक्स देते ही हैं। अब जो 10-12 लाख भी साल का कमाता है, एक साइजेबल अमाउंट ऑफ टैक्स वो सरकार को देता ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल इस बात पे बहस हो रही कि 62,000 करोड़ रुपया कहां से आया। तो हुआ यह था कि अक्टूबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीपम सेक्रेटरी तुहिन के पांडे साहब ने यह बोल दिया कि नेट लायबिलिटी गवर्नमेंट की है 28,444 करोड़। तो पार्लियामेंट में पूछा जाएगा कि बाकी 33,000 करोड़ क्यों, कहां से आ रहा है, जो कि 62,000 करोड़ का लोन चुकाना है। तो कुल मिलाकर सरकार का बोलना है कि भाई एयर इंडिया की बहुत सी इंटरेस्ट लायबिलिटीज है। एयर इंडिया ने जो पहले पैसा उठाया, एयरक्राफ्ट के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पे करना है। लीज रेंटल्स, एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट यूएस के एयरपोर्ट, कनाडा के एयरपोर्ट पे पार्क होते हैं, वहां पे उनका किराया, ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फीस, ऑयल कंपनियों से तेल खरीदा, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ जिसको आप कहते हो, तो इन सब का पैसा तो देना पड़ेगा ना, ये सारी पेमेंट पेंडिंग है। इसीलिए यहाँ पे 62,000 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट पार्लियामेंट में टेबल की जा रही है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनोवेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज है, हालांकि ये न्यूज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, आप कह लो ये जो इलाका है दक्षिण कन्नड़ का, वहां पे पिछले 3 सालों में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जिन इलाकों में उगाए जाते हैं, वो इलाकों का जो एरिया है वो 28.38% से बढ़ा है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिमाग से सोच के बताओ ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या होते हैं। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं, जैसे बनाना हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, कैशू, इन सब की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब की जो खेती है वो ओवरऑल बढ़ी है। कब? पिछले 3 सालों में दक्षिण कन्नड़ में। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि
इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल किया गया है, एक क्रॉप सर्वे ऐप। तो ये जो क्रॉप सर्वे ऐप है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स ने मिलकर बनाया। ठीक है भाई। इस ऐप को पायलट बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था 2017-18 में, और बाद में इसको परमानेंट बेसिस पे यहां पे डिप्लॉय किया गया। 2017-18 से पहले इस इलाके में कहां पे एग्रीकल्चर हुआ, कहां एग्रीकल्चर नहीं हुआ, यह कैसे पता किया जाता था? तो ग्राम पंचायत के थ्रू, विलेज लेवल रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स के थ्रू। अब प्रॉपर ऐप के थ्रू पता किया जा रहा है। इस ऐप से जो डाटा निकल के आ रहा है उसको ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा फील्ड बेस्ड और आईटी टूल्स के हिसाब से बताया जा रहा है। तो सर्वे से यह पता चला कि दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में आप कह लो कि फ्रॉम 1.36 लाख हेक्टेयर, 2018-19 में 1.36 लाख हेक्टेयर था हॉर्टिकल्चर के अंदर, 2020-21 में 1.75 लाख हेक्टेयर हो गया, 38,796 हेक्टेयर बढ़ा है। ये इंफॉर्मेशन बस आपको लो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर में, तो आप ये बोल दो कि एग्रीकल्चरल एस्टिमेशन में क्रॉप सर्वे ऐप जैसे इनोवेटिव आइडियाज को डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे हम ओवरऑल ये पता कर सकते हैं रियल टाइम में कौन सी क्रॉप कितनी उगाई जा रही है, कितनी कम हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। समझ गए? तो क्रॉप सर्वे ऐप याद रखिएगा, और इस ऐप को रेलेवेंट तरीके से इंफॉर्मेशन में कोट कर दीजिएगा जहां पे भी पूछा जाए। जीएस पेपर 3 में आपको ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है, पेप्सी को लूजेस राइट्स टू स्पेशल लेज वैरायटी। 2019 का समय आपको लगभग याद होगा। 2019 में हुआ क्या था कि भाई, सबसे पहले तो आप ये समझिए 2009 में एक पोटैटो वैरायटी आई जिसको 12,000 फार्मर्स उगाते थे। इस पोटैटो वैरायटी का नाम था FL 2027 वैरायटी ऑफ पोटैटोस। आपको पता होना चाहिए जो लेज चिप्स आते हैं, हम सब नहीं खाए होंगे, आप ऑलमोस्ट सब नहीं खाए होंगे। तो इस लेज चिप्स में जो आलू इस्तेमाल होता है वो आलू है FL 2027 वैरायटी ऑफ पोटैटो, और इस पोटैटो की ओनरशिप क्लेम करती है ये कंपनी पेप्सिको। पेप्सिको का बोलना है कि भाई ये तो आलू हमारा है, इसको सिर्फ हम ही उगा सकते हैं, या हम जिन फार्मर्स को बोलेंगे वही उगा सकते हैं। 2016 में इस वैरायटी को रजिस्टर कर लिया था पेप्सिको ने अंडर PPV एंड FR एक्ट। ठीक है। फिर हुआ ये कि 2019 में जिन फार्मर्स को ठेका देती थी पेप्सिको कि तुम ये आलू उगाओ, उनके अलावा बाकी बहुत से और फार्मर्स ने इन आलूओं को उगाना शुरू कर दिया, तो उनके खिलाफ केस कर दिया पेप्सिको ने। पेप्सिको ने इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, PPV एंड FR एक्ट के अंदर, इन्फ्रिंचमेंट केस फाइल किए 9 फार्मर्स के अगेंस्ट, 4 छोटे छोटे फार्मर्स के अगेंस्ट, तो 4.20 करोड़ के लॉ सूट फाइल कर दिए। वो छोटे फार्मर बोले भैया हम तो आलू खेती कर रहे हैं, 4 करोड़ रुपया कहां से देंगे? तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, गुजराती गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा, और पेप्सी ने अपने ये इन्फ्रिंचमेंट केसेस वापस खींचे। तो यहां पे मिस्टर कुरुगांती नाम के एक आदमी थे, उन्होंने बोला बहुत हुआ बवाल। अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर के कन्वीनर है, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की और बोला कि ये पेप्सी को कौन से बेसिस पे बाप बना घूम रहा है इस FL27 नाम के पोटैटो का, ये कहां से प्ले में आ गया, और ये बोलने लगा कि यही करेगा जो करेगा। इसके ऊपर यहां पे काफी बहस हुई है, और अभी के लिए ये जो PPV एंड FRA है ना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, इसने पेप्सिको के इस रजिस्ट्रेशन को, पेटेंट राइट को रद्द कर दिया। मतलब अब लीगली बेसिकली PPV एंड FRA एक्ट के अंदर पेप्सिको ये नहीं कह सकता कि ये FL 2027 पोटैटो उनका है। मतलब अब इस पोटैटो को कोई भी फार्मर यहां पे उगा सकता है। ये बात यहां पे बोल दी है किसने? PPV एंड FRA। तो दिस इज अ सेटबैक फॉर पेप्सिको कंपनी। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहां पे सेक्स वर्कर्स की मदद के लिए सामने आया है। पैंडेमिक के दौरान सेक्स वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, टू बी प्रिसाइज वो लोग जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखो तो सेक्स वर्कर्स को रोकने के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इंडिया में ऑलरेडी पास किया गया है। दिस इज द लेजिस्लेशन गवर्निंग सेक्स वर्क इन इंडिया। तो कोई ब्रॉदल चलाता है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में इस प्रकार का कोई काम कर रहा है, सेक्स वर्क के थ्रू अर्निंग्स इनकम कर रहा है, कोई सेक्स वर्कर की कंपनी में है, इनको आप लेजिटिमेट नहीं बोल सकते, ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। बट सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ये आपको मुझको दोनों को पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेक्स वर्कर्स को पुलिस की भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उसके बाद पैंडेमिक की प्रॉब्लम, प्लस बात यह कि कभी कभी इन सेक्स वर्कर्स के पास प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, जिसके बेसिस पे सरकारी जो बेनिफिट्स हैं वो भी इनके पास नहीं पहुंचते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ राज्य की सरकारों को, फॉर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स को निर्देश जारी किए हैं कि आप ड्राई रेशंस प्रोवाइड करिए।
गेहूं चावल टाइप की जो चीजें होती है ना, दाल टाइप की चीजें, ये प्रोवाइड करिए इन सेक्स वर्कर्स को, उन सेक्स वर्कर्स को जिनको आइडेंटिफाई किया है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज ने। भले ही इनके पास आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि राशन कार्ड आधार कार्ड नहीं है, तब भी आप इनको राशन दो। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर राइट टू फूड एक फंडामेंटल राइट है, और कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे इन सेक्स वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो इनको साइड उठा के फेंक दो, ये बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे ज्यादातर जो सेक्स वर्कर्स हैं वो मजबूरी में ही ये काम कर रहे हैं, तो इनको और मजबूर मत करो और सेग्रीगेट यहाँ पे मत करो, इनसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मत मांगो, इनके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है ना हो, इनको ड्राई राशंस प्रोवाइड की जाए। तो 10 दिसंबर को केस लिस्टेड है, ठीक है ना, 14 दिसंबर के लिए लिस्टेड है बात करने के लिए, और स्टेट्स यूनियन टेरिटरी से बोला गया है कि आप स्टेट ये सेक्स वर्कर्स के लिए क्या कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट फाइल करिए 10 दिसंबर तक। समझ गए? तो दरबार महिला समन्वय समिति, जो कि आप कह सकते हो एक कलेक्टिव है सेक्स वर्कर्स के लिए, इसके लिए एक जीत सी है यहाँ पे। डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मदद आनी चाहिए, और इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन किया है। जीएस पेपर 2 वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर आरबीआई की रिपोर्ट निकल के आई है स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो नाम है इसका स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2021-22, जिसमें यह बताया गया है कि बाई टिल मार्च 2022 डेप्ट टू जीडीपी रेशियो स्टेट्स का कितना होगा, लगभग 31%। टारगेट कितना था, लगभग 30%। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो मतलब आप डिनोमिनेटर में जीडीपी कितनी है वो लिख दो, और कितना उधार है इसको न्यूमरेटर में लिख दो, तो ये निकल आता है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। और ओवरऑल इस रिपोर्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और अर्बन लोकल बॉडीज की जो फाइनेंसेस हैं वो डेटेरियोरेट हुए हैं, ये लिखा हुआ है। 70% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की इनकम घटी है, ये लिखा हुआ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो ये जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना, ये बहुत हेल्प करती है ग्राउंड लेवल पे लोगों को। अब इनके पास पैसा नहीं होगा, इनका उधार ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम होगी। और ऑब्वियस सी बात है जब पैंडेमिक फैला और कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा लॉकडाउन टाइप के लग गए, हॉटस्पॉट्स हो गए, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई, जॉब वगैरह जाने लगी, लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, तो इन म्युनिसिपैलिटीज के पास टैक्स भी नहीं पहुंचेगा। तो जब टैक्स ही नहीं पहुंचेगा इनके पास, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी क्रेडिबिलिटी, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी कम होगी, इनका उधार बढ़ेगा। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है श्रेष्ठा स्कीम। भाई शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए केंद्र की सरकार एक क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम लॉन्च कर रही है, श्रेष्ठा। तो वो मेरिटोरियस बच्चे शेड्यूल कास्ट के जो कि 9 से 12 क्लास में है, 9 to 10 क्लास में ड्रॉप आउट हो गए, उनको किसी तरीके से स्कूल में वापस लाना, उनको पढ़ाना लिखाना, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की जा रही है, श्रेष्ठा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूलिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। नीति आयोग ने कुछ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे प्रॉपर स्कूल खोले जाएंगे, वहां पे बच्चे रहेंगे और पढ़ेंगे। अगले 5 सालों में 24,800 बच्चों को यहाँ पे मदद की जाएगी, खर्चा आएगा 300 करोड़ का, और लॉन्च की जाएगी स्कीम 6 दिसंबर को। यह है महापरिनिर्वाण दिन, ये डेथ एनिवर्सरी है बाबा साहब की, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। और फिर अगली न्यूज, साइक्लोन जवाद बन रहा है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल में ना फ्राइडे को, फिर ऐसा बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्ट में मूव करता हुआ पुरी पहुंचेगा ये, ठीक है। तीसरा साइक्लोन है ये यास और गुलाब के बाद, ठीक है। सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में भी आ जाएगा, 110 किलोमीटर प्रति आवर तक की विंड स्पीड्स भी हो सकती हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट के बाद फिर ये चलना शुरू करेगा किसकी तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ। और कुछ ऐसे समय पे आ रहा है ये जब सैटरडे को न्यू मून डे है, और न्यू मून डे वाले दिन एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होगी। ऑलरेडी जो पानी की लहरें हैं वो लैंड के ऊपर 4 से 5 मीटर आ जाएंगी, और उसके ऊपर से साइक्लोन आ जाएगा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो लो लाइंग एरियाज है समुद्र के किनारे, वहां पे काफी इनंडेशन, मतलब पानी अंदर तक आ सकता है। जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना में न्यूज काम है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आज के लिए इतनी करंट अफेयर्स थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हैव अ ग्रेट डे।